सनी की आंखें तो खुली थीं, मगर वो बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मुंह खुला था और हाथ पांव सोफे पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद सनी अपनी आंखें झपकने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर सनी, जिसका नंबर 1 फैन था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी। उसने लैपटॉप उठाया। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वो सोफे पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा सिर्फ आधे से 1 इंच खोला। सनी एक आंख से कमरे में झांकने लगा। सनी की सांसें फूल रही थी। डर की वजह से उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाजा थोड़ा और खोला। सनी धीरे धीरे आर्यन की टेबल की ओर बढ़ रहा था। सनी कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आर्यन की ओर। आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सनी ऐसा क्यों कर रहा है। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर सनी से पूछा, चाचू ये क्या कर रहे हो? सनी नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा। चाचू मत कहिए सर, आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज सनी की बातें कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। उसने सनी से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? सनी ने दोनों हाथों से आर्यन के दोनों पांव पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की आर्यन को देखकर कहा, मान गया गुरु। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है? लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं? हमेशा क्यों उस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो? इस मूर्ख बालक को आज समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए वो पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी चेयर को कस के पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घुमाकर कहीं वो सनी पर गिर ना पड़े। आर्यन ने हैरान होकर सनी से बार बार रिक्वेस्ट की, चाचू छोड़ दीजिए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी सनी ने झटके से आर्यन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटने के ऊपर बैठकर सनी ने ठीक अपना मुंह आर्यन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तो मैं समझ गया, बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि ये सब आप करते कब हो? बेचारा आर्यन अपनी नाक खुजाते हुए सनी को देख रहा था। आर्यन को जवाब ना देते हुए देख सनी खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं, इट्स अ टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। डोंट वरी स्वीट एंजल। सॉरी, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर सनी ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर सनी ने फिर से मुड़कर कहा, देखो हो तो तुम मेरे भतीजे, बस इतना कहूंगा, अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। मगर इतना याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आर्मी सोल्जर की तरह सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। अनिका ने ड्रॉर से रिया का मोबाइल फोन निकाला, फिर रिया के कान से हेडफोन निकालकर बोली, बेटा मम्मा का फोन खराब हो गया है, कैन आई यूज योर फोन? कल तुम्हें नया दिला दूंगी। रिया ने कहा, ठीक है, यू कैन कीप इट। रिया ने अपनी हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा, मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है, आई कैन स्टे कनेक्टेड विद माई वर्ल्ड, यू कैन यूज माई फोन टू स्टे कनेक्टेड विद योर्स। रिया की बातों से कभी कभी समझ नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। अनिका ने मुस्कुराकर रिया के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माय लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। राजलक्ष्मी शायद काफी देर से अनिका को फोन लगा रही थी। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो।
बॉलरूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। राजलक्ष्मी फोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वो आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। ये बात सुनते ही अनिका की हंसी निकल आई। उसने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फोन आया। स्क्रीन पर गौतम गुलेरिया का नंबर देखते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन ज्योति ने तुम्हें बहुत संभाला, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। ज्योति इज क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ आई थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें पल में अनिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गई। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। प्रीति की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी देर से रो रही थी। प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर। इतना कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। वो आगे कुछ कहना चाह रही थी मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। अनिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या कहा प्रीति उन्होंने, बोलो क्या कहा उन लोगों ने। प्रीति अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियां बढ़ रही थी। अनिका ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल होते हुए देखे थे। वो अपनी ज्योति बुआ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रोती हुई प्रीति को दिलासा देते हुए अनिका ने कहा, तुम फिक्र मत करना प्रीति, मैं आ रही हूँ, बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। वहां रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोरबेल बजी। सनी ने आई व्यूअर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाजा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है, ये मैरी उसे पढ़ाकर अपना और आर्यन का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी से कहा, वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग अलग लग रहा था। मिस मैरी तेजी से आर्यन के बेडरूम की ओर गई। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मिस मैरी ने सनी को वार्न किया, याद रहे, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम विद माय स्टूडेंट। सनी पांव पे पांव चढ़ाकर बीन बैग पर बैठ गया। कान में हेडफोन्स लगाते हुए बोला, ओके मैम, एंड सेम टू यू। मैरी ने सनी को एक एंग्री लुक देकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बेहद गुस्से में मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उसने राइटिंग डेस्क से लकड़ी की रूलर उठाई। आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया, फिर अपनी हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। मैरी ने एक के बाद एक 3 बार आर्यन के छोटे से हाथों पर लकड़ी की रूलर से मारा। आर्यन ने अपनी आंखें मीच ली, अपने दांत कचकचाए और हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। वो दर्द से चीखना तो चाहता था मगर उसे पता था कि मुंह से आवाज निकलने की सजा थी ज्यादा मार। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के ठीक सामने मिस मैरी की आंखें थी। मैरी की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़ी मीठी और प्यारी आवाज में वो बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए ये तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलते हुए अपनी राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मैरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते?
मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुमसे ज्यादा बेवकूफ बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैरी फिर से आवाज नीचे करके उसके शांत अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो गए हो, मगर तुम्हारा दिमाग किसी 1.5 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अपने परिवार से दूर हो गए। क्यों पता है? क्योंकि सबको इस बात से शर्म आती थी कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। तुम्हारे पिछले स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था। तुम एक पागल हो और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ घुमाकर बोली, मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैरी ने आर्यन को कंधे से पकड़ा, फिर दोनों राइटिंग डेस्क पर जाकर बैठ गए। मैरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसकी नजर किताब पर थी, मगर उसके अंदर मिस मैरी की आवाज बार बार गूंज रही थी, तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने स्वीट से बाहर निकली। उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी माँ भी होंगे। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी दोनों। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाजा बंद तो हुआ, मगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। दरवाजा फिर खुला। सामने से मिस मैरी अंदर आई। मैरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे लिफ्ट चलने लगी, मैरी को एक कॉल आया। मैरी फोन उठाकर बात करने लगी। अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मैरी को एक अजीब बात करते सुना। पागल है नहीं तो हो जाएगा। मैरी बात करते हुए हंस रही थी। उसे 2nd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6th स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। ओ सॉरी, उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, तो नानी याद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये कहकर मैरी जोर से हंसी। मैरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ आई वाज लाउड। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बात करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। बाहर खड़े लोग अनिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने अनिका से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि लिफ्ट से बाहर निकलने का तुम्हारा मन नहीं हो रहा? बाहर खड़े बाकी लोग हंसने लगे और ओल्ड मैन के सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देने लगे। अनिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने सर झुकाकर सबको सॉरी कहा और लिफ्ट से निकल गई। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका को देखकर अचानक रोहित चलते चलते रुक गया। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब बता दे, मगर तभी रोहित के एक गेस्ट ने कहा, मिस्टर रोहित, आंट यू कमिंग विद अस? रोहित ने अपना ध्यान अनिका से हटाकर डेलीगेट से कहा, ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम विद मी। अनिका ने हाथ से रोहित को रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा। ये सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। गार्ड्स अनिका को आगे जाने नहीं दे रहे थे। अनिका ने अपनी बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। योर सन नीड्स हेल्प। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। रोहित अनिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वो अनिका को आने दे। रोहित ने अपनी गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा।
जैसे अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। गार्ड्स ने अनिका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलर्ट थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करे ये किसी को नहीं पता था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। अनिका की बात सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया था। उसने अनिका से पूछा, What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बेल्ट को अनिका ने कस के पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आई थिंक यू शुड हेल्प योर सन। वो किसी मुसीबत में है। ये सुनकर रोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने अनिका से फिर पूछा, आप कहना क्या चाहती हो, प्लीज साफ साफ बताइए। अनिका और भी कंफ्यूज हो गई, क्या बात करे। अनिका तो लिफ्ट में मिली औरत को जानती तक नहीं थी। अनिका ने रोहित को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहा गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनिका को रोक दिया। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहती हैं? अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से रोहित को समझाए। अनिका का पैनिक होना बढ़ता जा रहा था। वो कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। अनिका ने लंबी सांस भर के रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी जरूरत है। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। अनिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर रोहित के एक गार्ड ने कहा, सर, मुझे लगता है ये लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नजरों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर, आज तक हजारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते देखा, मगर एक बात तो है, ये लड़की बाकी लड़कियों से काफी अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी रोहित ने गार्ड्स को एक बॉस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और अनिका से कहा, 2nd फ्लोर, रूम नंबर 32। जैसे अनिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक कर पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और ये विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। अनिका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाया। फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमृता गुलेरिया। अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को ये थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। अनिका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। अनिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। अनिका के कदमों की आवाज सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे अनिका दिखी, वो दौड़कर अनिका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। अनिका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बिठाया। प्रीति को गले लगाकर अनिका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना। अनिका के आने से प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली थी। जैसे प्रीति थोड़ी शांत हुई, अनिका ने उससे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ने देखा ज्योति बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। उनके सर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। अनिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। अनिका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने अनिका को हिम्मत दिखानी थी। वो ईईजी मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बेड की बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त
ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स की जरूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रख के अपना रोना दबा रही थी। प्रीति रिपोर्ट्स पढ़ रही अनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले प्रीति के आंसू फिर बहने लगे, उसकी सिसकियां तेज होने लगी। अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। अनिका को इस वक्त इमोशन से ज्यादा ज्योति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसने रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं क्या? तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वो तो यहाँ के डीन है। क्या तुम उन्हें जानती हो? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है, तुम मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल के ऑफिस की ओर चलने लगी। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू? प्रीति ने डॉक्टर और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, एंड डॉक्टर, ये अनिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने कैबिन का दरवाजा खोला, प्रीति और अनिका को अंदर बैठने के लिए कहा, फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए कॉफी लाने के लिए कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप। मिसेस शर्मा इज क्रिटिकल, उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उन पर सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए, फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। You need a bloody good surgeon to do this job, because the position of the tumor is very tricky. डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती, खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई और करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो ही द फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखी और नजरें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर, कैन आई ट्राई? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूज चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? अनिका स्कैन रिपोर्ट्स पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी, तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और मनीषा गुलेरिया अंदर आई। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, अनिका, ये क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से नहीं मिल सकते, पता नहीं क्या? कब मैनर्स सीखोगी? डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामिनी के पास आए। कामिनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामिनी हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वो खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करे। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामिनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामिनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामिनी से पूछा, कामिनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला,
चेहरे पर झूठ एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नो आंसर, आई थिंक वो बिजी होंगी। और फिर उनकी फीस? मनीषा ने कामिनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामिनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वो जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे, आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का ये जेस्चर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा, मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा, कामिनी, प्रीति, अनिका, डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट्स देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाला, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वो कागज पर्स में रख लिया। जब अनिका कैबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे दिन ही पता चला ये तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकाल कर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती क्यों कि मुंह छुपाना पड़े? कामिनी अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वो बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वो प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम करते हैं तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामिनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामिनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामिनी से पूछा, बोलो कामिनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के सनग्लासेस उतारकर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो, बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर मनीषा कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। वो अपनी दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दे दो ना। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ी नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी दीदी प्लीज बचा लो मम्मी को। अनिका ने अपने कंधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहां से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस रिया का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी। बॉय रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे रिया ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया।
उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपनी स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोर बेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचता था। वो अपने पांव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा आर्यन ने खोला था। दरवाजा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दिया हो। रिया और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। कत्थई बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लाल गाल, बाहर निकले कान। रिया आर्यन को छूकर चेक करने लगी। पहले तो रिया ने आर्यन की नरम और नाजुक नाक दबाई, फिर उसने कानों को अपनी उंगलियों से मसला। फिर अपनी दोनों हाथों में रिया ने आर्यन के दोनों हाथ लिए। रिया आर्यन की हथेलियां देखने लगी। रिया बेंगलुरु में एक बार वैक्स म्यूजियम गई थी। उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे आर्यन रिया का मोम से बनाया हुआ पुतला था। आर्यन पलके झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। आर्यन ने काफी फिल्में देखी थी जिसमें हीरो का कोई हमशक्ल होता है, मगर असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है ये उसकी समझ के परे था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। अचानक पीछे से सनी की आवाज आई। अब तुम सब देखना, नेक्स्ट गेम में मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। मेरे पास एक ऐसी जादुई चाबी है जिससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लूंगा। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। 24th फ्लोर का स्टेयरकेस अक्सर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रिया नहीं चाहती थी कि कोई उन दोनों को एक साथ देखे, क्योंकि सबसे पहले रिया खुद जानना चाहती थी कि आर्यन कौन है और ये कैसे हो सकता है कि उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर बैठ गए। कम से कम 5 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी में बज रहा म्यूजिक दोनों बच्चों के कानों पर पड़ रहा था, मगर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है। रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? आर्यन को ये सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने उल्टा रिया से सवाल किया, क्लोन वो क्या होता है? रिया ने आर्यन के पांव पर चपक लगाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता। साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटीज जब कंप्यूटर में डालकर वैसे ही दूसरा ह्यूमन तैयार करते हैं तो वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। आर्यन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो रिया की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। रिया और आर्यन भले ही एक दूसरे के हमशक्ल थे, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी में बहुत फर्क था। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा तेज थी और आर्यन अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा कम तेज था। आर्यन ने अपनी नाक खुजाते हुए रिया से पूछा, तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? इस बात पर रिया खड़ी हो गई। स्टेयरकेस की रेलिंग पकड़कर पांव पटकते हुए कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने अपना फैसला आर्यन को सुना दिया। नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू से बट यू आर नॉट। सो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। उसने अपने पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। जैसे ही डॉक्टर अग्रवाल ने फोन उठाया, अनिका ने उन्हें बताया, हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सामने से डॉक्टर अग्रवाल ने अपने फ्रेंडली अंदाज से कहा, ऑफ कोर्स माय डियर, प्लीज गो अहेड। अनिका ने बड़ी कॉन्फिडेंटली डॉक्टर अग्रवाल से कहा,
डॉक्टर ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझाया, देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक है। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने खुद कितनी बार चाहा है कि वो आकर हमारे हॉस्पिटल में कोई सर्जरी परफॉर्म करे, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले, मगर इतने सालों में मैं आज तक उन्हें यहाँ बुला नहीं पाया। डॉक्टर अग्रवाल आगे कुछ कहीं उससे पहले अनिका ने उनकी बात काट दी। डॉक्टर प्लीज डोंट वरी, मैं उन्हें मेल कर दूंगी, आई एम श्योर वो मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता कल आपके हॉस्पिटल आ रही हैं। ज्योति बुआ का ऑपरेशन कल ही होगा। कुछ ही देर में आपको उनकी ओर से कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका के साथ ज्यादा आर्ग्यू ना करते हुए कहा, ठीक है फिर उनका मेल आते ही मैं सारी तैयारियां शुरू कर दूंगा, डोंट वरी। फोन काटते ही अनिका ने कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। होटल पैराडाइज। आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुप गए थे। वहां से उन्हें कोई नहीं देख पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? इस सवाल पर रिया ने अपना हाथ अपनी सर पर मारकर कहा, स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। आर्यन रिया की बात पर हैरान होकर बोला, हमारे पास क्या सुपर पावर है? रिया ने आर्यन को घुटनों पर बैठने का इशारा किया और उसे समझाने लगी, देखो, अगर हम किसी को ये ना बताएं कि हम दो हैं, तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कोई जादूगर। एक कबर्ड में जाएगा तो दूसरा केज में से निकलेगा। एग्जाम्स मैं लिखूंगी, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सचमुच हो सकता है? रिया ने आर्यन की पीठ थपथपाकर कहा, यस, ये सब कुछ हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं कहती हूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर अ टीम नाउ। ये बात सुनकर आर्यन के चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स? रिया ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने नए दोस्त से काफी वक्त से बातें कर रही थी, मगर उससे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हैंड्स शेक करते हुए कहा, आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? आर्यन ने कहा, हाँ। रिया ने नाराज होकर आर्यन से पूछा, फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? आर्यन ने कहा, मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। ये बात सुनकर रिया स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की, मगर वाटर टैंक सर पर लगी और वो फिर से बैठकर बोली, क्या बात कर रहे हो? उस दिन मैं भी अपने डैड से पहली बार मिली। जैसे रिया ने ये कहा, दोनों बच्चे सारी बात समझ गए। रिया अपनी उंगली सिर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मी तुम्हें रिया समझ रही थी। दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। हंसते हंसते आर्यन ने कहा, इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। आर्यन ने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रखकर रिया से रिक्वेस्ट की कि हाँ, मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ। आई मिस माई मॉम। कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी।
रिया अपने डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। आर्यन और रिया घुटनों पर रेंगते हुए वाटर टैंक से बाहर आए। फिर रिया ने चारों ओर देखकर चेक कर लिया कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। दोनों बड़े ही ध्यान से बिना आवाज किए सीढ़ियां उतरकर फिर से अपने स्वीट की ओर बढ़ने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। रूम नंबर 32 के सामने प्रीति बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर उसकी सिसकियां खत्म हो चुकी थी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। कामिनी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। वो उसके पास आकर बैठ गई। कामिनी अचानक बड़े ही मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने और मेरी माँ ने कितना सहा है, ये हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। प्रीति ने बिना कुछ कहे रोती हुई आंखों से कामिनी को देखा। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, देखो, उस अनिका को भूल जाओ, हम है ना यहाँ, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को मेल किया है। बुआ के ऑपरेशन के लिए तुम फिक्र मत करो। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। तभी हॉस्पिटल पैसेज में डॉक्टर अग्रवाल की जूतों की तेज आवाज आने लगी। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। जैसे ही प्रीति बेंच पर से खड़ी हुई, डॉक्टर ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। वो कल मिसेस शर्मा का ऑपरेशन करेंगी। उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया। प्रीति ये सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। मौका देखते ही कामिनी ने कह दिया, थैंक गॉड, मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कामिनी से पूछा, मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर, आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? उसके पास तो बुआ की रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही बुआ के ऑपरेशन में उसे कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से। बुआ के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था, वो भी उसने नहीं किया। डॉक्टर अग्रवाल इस बात पर हैरान हो गए। जाने से पहले उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रखकर कहा, चलो अब आंसू पोंछ लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन कल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाली है। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स, नॉट टीयर्स। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे। तब कामिनी ने उनका रास्ता रोककर उनसे कहा, सर, इफ यू डोंट माइंड, कल क्या मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? डॉक्टर अग्रवाल ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, वेल श्योर, आई विल पुट योर नेम ऑन द लिस्ट। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी, मैं तुम्हारा भी नाम उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी ये सुनकर बेहद खुश हो गई। वो भूल गई थी कि वो हॉस्पिटल में खड़ी थी। वो जोर जोर से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मैं कल डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। प्रीति सुना? मॉम, क्या आपने सुना? आई एम गोइंग टू असिस्ट द बेस्ट न्यूरोसर्जन इन इंडिया, डॉक्टर अमृता। होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कंफ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना और मम्मा से कह देना मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना। इस पर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वो रिया से कहता है, मगर मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा, मेरे पास तो फोन नहीं है। रिया आर्यन की ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, ओफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फोन नहीं है। एनीवेज, तुम मेरा फोन रखो, आई विल मैनेज। रिया ने आर्यन के हाथ में अपना फोन दिया। फिर 24th फ्लोर की लॉबी का दरवाजा खोलकर वो चेक करने लगी, कहीं कोई लॉबी में खड़ा तो नहीं है। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था।
सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं अब समझ गया। समझ गया, मैं अब समझ गया। सनी की आवाज कानों पर पड़ते ही रिया ने आर्यन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और अपने रूम की कार्ड की उसे दे दी। रिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? सनी ने रिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से ये सब कुछ तुम मेरी आंखों के सामने ही कर रहे थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ और सबसे बड़ा फैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूँ। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी है तुम्हें पढ़ाने। बहुत गुस्से में है, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। सनी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 में ले गया। अंदर जाते रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और अपनी शांत अंदाज में रिया से कहा, बेवकूफ तो तुम हुई, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आने की बात सॉरी भी नहीं कहते। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पीटती हूँ ताकि तुम गलतियां ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे में या तो अपनी पापा की क्वालिटी होती है या तो अपनी माँ की, तो तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटी आई होगी? अब ये तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं, तब तो जरूर तुम्हारी माँ बेवकूफ बदतमीज रही होंगी, तभी तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया, बेशरम। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैरी की ये बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो रिया को पता चला कि ये टीचर बिना वजह रोज आर्यन को मारती थी, और दूसरा कि वो आर्यन की माँ को बिना वजह गाली दे रही थी। रिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने ही वाली थी, तब बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके चेहरे पर बिना उसे पता चले स्माइल आ गई। रोहित को देखते ही मानो रिया को पंख आ गए थे। वो किसी परी की तरह उड़ने लगी थी। बहुत जल्द रिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैसे रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हाय डैड। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मैरी सब कुछ ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? मिस मैरी ने सिचुएशन देखते हुए एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रूलर राइटिंग टेबल पर रखकर वहीं चेयर पर बैठ गई। लगभग रोती हुई आवाज में रोहित से कहने लगी, मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। उसका आईक्यू लेवल किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। मैंने अपना सारा ध्यान इसे पढ़ाने में लगा दिया, मगर रिजल्ट हमेशा 0 ही निकलता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों के बस की बात नहीं है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को इतना पास से देखकर रिया की मुस्कान और बड़ी हो गई। इतने पास से रोहित और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्टबल दाढ़ी, पतले होंठ और होठों के नीचे एक तिल
रिया की इमेजिनेशन में उसके डैड जैसे थे, उस डेफिनेशन में रोहित बिल्कुल परफेक्ट उतरता था। रिया का मन अभी रोहित को देखते हुए भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर रोहित की आवाज पड़ी। आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? मिस मैरी को कंप्लेंट का मौका क्यों देते हो? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब देना है, ना तो ये रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। देखा मिस्टर रोहित मारवा, बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है आर्यन। ना तो खुद बात करता है, ना तो मेरी कोई बात समझता है। मैथ के एग्जाम के पहले ज्योग्राफी पढ़ता है और ज्योग्राफी के एग्जाम के पहले हिस्ट्री। ऐसे बच्चे को डिसिप्लिन मिलाना बहुत मुश्किल है। और फिर बच्चा ही तो है, मार भी तो नहीं सकते। मैरी की बात सुनकर रिया ने मैरी की ओर देखा। रिया को पता था कि टीचर साफ झूठ बोल रही है। वो रोज आर्यन को मारती थी। रोहित पास की चेयर पर जाकर बैठ गया। रोहित का सर झुक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। रिया रोहित को कुछ कहे उससे पहले मिस मैरी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। वो रोहित के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज में कहने लगी, मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ के टीचर्स ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में ट्रेन्ड होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। ऐसे एक स्कूल में मेरा कांटेक्ट है। हमें जल्दी फैसला लेकर आर्यन को वहाँ भेज देना चाहिए। मिस मैरी की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। उसे पता था कि आर्यन एक नॉर्मल बच्चा है। उसे ऐसे स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं। वो देख सकती थी कि मिस मैरी किस गहरी प्लानिंग में थी। रिया ने सोच लिया था कि अगर रोहित ने आर्यन का साथ नहीं दिया और मिस मैरी की बात मान ली तो वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगी, आर्यन को यहाँ से छुड़ा लेगी और फिर कभी रोहित से नहीं मिलेगी। वो शांत खड़ी रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। मिस मैरी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, मिस्टर मारवा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज लगाई, सनी, सनी, यहाँ आओ। रोहित को इतनी जोर से चिल्लाते सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आया। वो घबराकर रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया, क्या आर्यन से कोई गलती हुई? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज न खुल गया। तभी रोहित ने सनी से कहा, सनी एक काम करो, मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और उनसे कह देना कि अगर वो आर्यन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित की ये बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गई। उसने सोचा नहीं था कि रोहित उससे इस तरह बात करेगा। बात को बिगड़ते देख मैरी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहने लगी, मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूँ। जो मैं नहीं कर सकती वो मनाली की कोई टीचर नहीं कर सकती। बाकी आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। आर्यन आपका बेटा है, लेकिन एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए आपको सही सजेशन दूं। मेरे सजेशन को मानना या ना मानना आपके हाथ में है। ये कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सजा के जाने दिया तो वो आर्यन जैसा बर्ताव किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो अब एक ड्रामा रिया ने शुरू किया। वो रोहित के पैरों से लिपट कर बोली, I'm sorry डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। I'm really sorry डैड, मैं आपके जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से निकाल दिया। आर्यन की ये बात सुनकर रोहित को बहुत बड़ा शॉक लगा। उसने आर्यन को इस तरह बिहेव करते कभी नहीं देखा था और आर्यन के मुंह से ये सारी बात सुनकर रोहित रिया के बिल्कुल सामने जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से उसे पकड़कर पूछा, नो आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? रिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। रिया रोहित के पीठ के पीछे उसके कंधे पकड़कर छुप गई। मिस मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ये बात सुनकर रोहित उसके साथ क्या करेगा। वो अटक अटक कर अपनी डिफेंस में बोलने लगी, मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ये ऐसे लड़के अक्सर झूठ बोला करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, इट इज डेंजरस टू कीप हिम हियर। तभी रोहित के पीछे छिपी रिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। फिर मिस मैरी को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन।
ये सुनकर रोहित और सनी दोनों को लगा कि अगर मिस मैरी लड़का होती तो उसके किए की सजा उसे यहीं दे देते। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबराकर मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर रोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यन बेटा तुम थोड़ी देर खेलो, डैड अभी आते हैं। इतना कहकर आर्यन खड़ा हुआ और सनी के साथ बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। मिस मैरी को पता चल गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक कर रखा था। पीछे रोहित बेहद गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गया और अपनी जेब से फोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अब आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप पर चाइल्ड हरासमेंट का ऐसा केस हो जिसमें आपको बेल तक ना मिले। एंड आई विल हायर द बेस्ट लॉयर ऑफ मनाली। ये सुनते ही मिस मैरी ने रोहित के पांव पकड़ लिए। रोते हुए सब कुछ कन्फेस करने लगी। आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं जानबूझकर आर्यन को टॉर्चर करती थी, उसे गलत सिखाती ताकि आप कन्विंस हो जाएं कि आर्यन नॉर्मल बच्चा नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में डाल दें। रोहित ने पांव झटककर मिस मैरी से अपने आप को अलग किया और पूछा, किसने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए? किसने पैसे दिए थे बोलो। मैरी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रोहित ने चिल्लाकर पूछा, विल यू टेल मी और शुड आई कॉल द पुलिस? मैरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा, आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने मुझे पैसे दिए थे। इतना कहकर मैरी फूट फूट कर रोने लगी। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया कि वो मैरी को कमरे से ले जाए। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। वो फिर से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। रिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित के पांव से लिपट गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपनी हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वो तो आर्यन से बहुत प्यार करता था। रिया के सपनों की डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था। रोहित ने रिया को उठा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपा कर कहने लगा, आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर्स। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये सुनकर रिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही है। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे रिया समझ रही है वो दरअसल आर्यन है। आर्यन अनिका को देखकर इतना खुश हो गया था, उसकी नजरें अनिका से हटी नहीं रही थी। अनिका बालकनी में जाती तो आर्यन उसके पीछे पीछे बालकनी में चला जाता। अनिका बेडरूम में जाती तो चुपचाप आर्यन भी उसके पीछे पीछे बेडरूम चला जाता। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। उसकी नजर सामने बैठे आर्यन पर पड़ी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थी। उसने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी नजदीक खींचा और उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ थपथपाने लगी। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। उसने हल्की सुरीली आवाज में कहा, चलो मम्मा को भी नींद नहीं आ रही है, लेट्स हैव बाथ एंड स्लीप। आर्यन को उठाकर वो बाथरूम में ले गई। अनिका ने बाथ टब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं है और फिर उसके और रिया के सुपर पावर्स चले जाएंगे।